नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। कोई बता रहा है विकसित भारत के संकल्प का बजट, तो कोई कह रहा है निराशा वाला बजट। विंध्य क्षेत्र के रेल विस्तार के मुद्दे पर डिप्टी सीएम और पमरी जोन महाप्रबंधक की हुई बैठक। जबलपुर प्रवास पर आए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, रेलवे और एयरपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री आकर्षित। और रानीताल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मचाया आतंक। कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ से मची अफरा तफरी, पैसों का लेन देन बना कारण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024 पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बजट में हरित विकास और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। 75,000 करोड़ रुपयों की लागत से विकसित भारत के लिए राज्य स्तर पर भी मजबूत फोकस है। हालांकि कुछ लोग इसे कैरी फॉरवर्ड बजट बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि निराश करने वाला बजट है। देश के वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024 पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे दीर्घकालीन नीतियों वाला बेहतर बजट बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह निराश करने वाला बजट है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट का विश्लेषण किया। मेरे ख्याल से रीजनेबली अच्छा बजट है। अब बजट का प्रपोजल जो है वो आम जनता में छोटे मैटर्स के लिए नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है, ये बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। मैक्रो पॉलिसी अगले 5 साल पे दिशा निर्देश जो है, क्या किस दिशा में देश को ले जाना है, उस पर फोकस है। 2-3 चीज़ आप जो मेन इसमें देखें कि इनने कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार जो खर्चा करेगी इस साल, वो पिछले साल की अपेक्षा 10% बढ़ाया है। इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज़ों में खर्चा करेगी जिससे सबको रोज़गार मिलेगा, कुछ नई चीज़ों के लिए अपने आप इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सेकेंडली, अब ये जैसे कोई कंपनी या कॉरपोरेट चलाता है वैसे देश को चलाएंगे, ये बहुत क्लियर है। इनने अपना फिस्कल डेफिसिट भी कम करके, उधारी कम करके 5.1% तक रखा है, जो कि बजट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। यदि पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि छोटे व्यापारियों को बजट से निराशा हुई। बजट में बहुत लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष है तो काफ़ी कुछ घोषणाएं आम जनता को लेकर, व्यापारी वर्ग को लेकर कई घोषणाएं हो सकती है, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां, काफ़ी समय से हम लोग डिमांड कर चुके हैं कि जबलपुर में कोई आए ताकि रोज़गार भी मिले। इसके साथ साथ किसानों को पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है सरकार ने, लेकिन हम व्यापारियों के लिए कई उम्मीद थी जो काफ़ी समय से हम लोगों ने डिमांड कर रखी, उस पर ऐसा कोई बजट में घोषणाएं देखने को नहीं मिली है। कुल मिला के बजट पिछले विगत वर्षों से कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है, उसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। देखिए, जिस हिसाब से आशा थी एक व्यापारी को कि इस बजट में उसको कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें उसको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, वो उस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर सरकार घोषणाओं की बात करती है तो एट द सेम लेवल मैं बात करता हूँ कि सरकार को अपने डेब्ट्स और लायबिलिटीज़ की भी बात करना चाहिए। 155 लाख करोड़ के डेब्ट्स और लायबिलिटीज से दबी है सरकार, जो जीडीपी का 60% का हिस्सा इफेक्ट करता है। क्या वित्त मंत्री को इस पे घोषणा और डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि इस घाटे को हम कैसे कवर अप करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आयकर में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं हैं। एक स्वागत योग्य कदम कि 10,000 की जो डिमांड्स हैं पुरानी वाली, उनको ख़त्म किया जाएगा। बात करता हूँ जीएसटी की। 2017 से लेके आज तारीख तक जीएसटी लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार की जीएसटी में रिवाइज रिटर्न्स के प्रावधान नहीं हैं। वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी एजेंसी से व्यापारियों का एक सर्वे कराया है और वो संतुष्ट हैं सिर्फ ये सोच से कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं हो सकता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, बट इट डजंट मीन कि व्यापारी आपके लॉज से खुश हैं। आप उनका और सरलीकरण कीजिए। जीएसटी का सरलीकरण अभी बहुत होना बाकी है। तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव के पहले एक बिलो एवरेज बजट, अभी देखिए आगे आएंगे जब ये, तो जून और जुलाई में जब इनकी सरकार अगर बनती है, बनना तो है ही,
अगर बनती है तो इसके बाद जो मेन घोषणाएं करी जाएंगी तब वो देखने योग्य होगा कि इसके दूरगामी परिणाम कैसे होते हैं। देश के ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी बजट में कोई खास प्रावधान नजर नहीं आया। युवा बेरोजगार भी निराश हुए। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से पूछेंगे तो पूरा निराश करने वाला है, और आम व्यक्ति के नज़र से पूछेंगे तो सामान्य बजट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं देखने वाला। क्योंकि सामान्य आदमी क्या देख रहा है हिंदुस्तान के अंदर, 90% आदमी ये देखता है कि इनकम टैक्स की बजट जो छूट है उसको बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया, उसको नहीं बढ़ाया गया। आम आदमी निराश हुआ। आम घर में बैठा आदमी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखना चाहता है जो उसकी सीधी सीधी समझ में आ जाए, उसको कहाँ राहत मिली है, वो ऐसी कोई चीज़ इसमें है नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी के हिसाब से सामान्य बजट है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर्स तो निराश है, क्योंकि जीएसटी को, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातें लगातार मांग की जा रही है देश भर के ट्रांसपोर्टर की, उसको नहीं लाया गया। स्क्रैप नीति में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं है कि जिससे कि देश के ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिल पाए। स्क्रैप नीति के अंदर जैसे ट्रकों की आयु 5 साल 10 साल मेट्रोपॉलिटन सिटी में और 15 साल दूसरे छोटे शहरों में कर दी गई है। आप सोचिए, एक 50-60 लाख का ट्रक कोई आदमी खरीदेगा लॉन्ग रूट वाला, तो वो 10 साल के लिए खरीदेगा, तो उसकी तो 5-7 साल किस्तें ही नहीं ख़त्म होंगी, और उसके बाद वो आगे रीसेल जब करने जाएगा तो वो बिकेगा नहीं। पहले ऐसा होता था कि रीसेल अच्छी मिलती रही, इसीलिए उसको बेच के दूसरा ट्रक लेके इस व्यवसाय को करते रहे ट्रांसपोर्टर। लेकिन अब ऐसा हो जाने से ये समझ लीजिए कि कंपटीशन का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, ट्रांसपोर्टिंग के रेट तो बढ़ नहीं रहे। कहीं ना कहीं देश का ट्रांसपोर्टर्स इस व्यवसाय को करने से पीछे हट रहा है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि ये बजट सरकार ने आने वाले बजट के इंतज़ार करने को आम जनता को कहा है कि जुलाई में जब बजट आएगा तब तक आप इंतज़ार करिए। भारत की जनमानस को चुनाव के कारण ये आशा थी कि इनकम टैक्स के ऊपर छूट बढ़ेगी ताकि बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला आम जनता कर सके। तो इनकम टैक्स छूट में सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं किया। दूसरी ओर छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति जो विभिन्न योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिलता किसी भी स्कीम का, हम लोगों को आशा थी कि शायद छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ऋण मुक्त बैंकों से ऋण दिलाने के प्रबंध करेगी ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ आज महंगाई के समय। हम लोगों को आशा थी कि जो छोटा छोटा उद्योगपति है, PIL स्कीम जो सरकार ने देश में लाई है वो बहुत अच्छी है। उस योजना का लाभ भारत के बड़े उद्योगपति उठा रहे हैं। उसका 0.2 वर्जन सरकार को लाना चाहिए जो छोटे उद्योगपतियों के लिए PIL स्कीम होना चाहिए ताकि वो जो आज बड़े इंडस्ट्री से मुकाबला कर रहे हैं वो मुकाबला कर पाएँ। तो ऐसे देखा जाए तो ये बजट जो है वो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बजट पे किया गया, वहां मैं तारीफ़ करना चाहूँगा सरकार की। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, डिफेंस पे और तमाम बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोल, रेड, नट, पानी, इन पे सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। मगर लोगों जो रोज़गार सर्जन के क्षेत्र होते हैं वहां पे फोकस नहीं रहा। शहरी रोजगार गारंटी योजना, हम लोग ने सरकार से आग्रह किया कि शहर के अंदर एक शहर के अंदर 20-30 हज़ार इंजीनियर बेरोजगार बैठा है। तो आज शहरी बेरोजगारियों पे फोकस इंसेंटिव स्कीम लाना चाहिए कि अगर रोजगार इंसेंटिव स्कीम, तो वो सरकार ने अभी कुछ योजना नहीं लाई। इससे जो शहरी बेरोजगार है उनको एक दिशा नहीं मिल रही और सब कोई अभी इंतजार करेगा कि आने वाले समय में शहरी रोजगार के लिए सरकार कुछ काम करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह सामान्य और कैरी फॉरवर्ड बजट है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि सरकार जनता को संदेश दे रही है कि जुलाई में आने वाले मुख्य बजट का इंतजार करें। जैसे GST को भी इन्होंने थोड़ा सा और आसान बनाना था जिससे व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो सके, ना रिटर्न भरते समय और भी मतलब माल ना मंगाते समय कोई भी परेशानियाँ ना हो। तो थोड़ा सा इसमें विस्तार में जानकारी देनी चाहिए। अभी ये बजट है, अभी इसका जो असर है आने वाले 2-3 महीने बाद ही समझ आएगा, क्योंकि इस समय तो सब घोषणा ही हुई हैं। अब इसका असली रूपरेखा 3 महीने बाद ही समझ आएगी। 11 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय का प्रावधान करना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले सालों में बहुत मदद करेगा आर्थिक उन्नति की ओर। कुछ घोषणाएं टैक्सेशन स्ट्रक्चर में की है कि 10,000 तक की टैक्स डिमांड, जितनी भी पुरानी टैक्स डिमांड है उसको सरकार खत्म कर देगी। लेकिन मध्यम वर्ग और मध्यम व्यापारी को आशा थी कि कुछ प्रावधानों में सरलीकरण होगा, कुछ करों के स्ट्रक्चर में सरलीकरण होगा, कुछ हाउसिंग सेक्टर में रिलीफ बढ़ाया जाएगा, वह नहीं मिला है और यहीं थोड़ी सी निराशा भी होती है।
हालांकि बजट में किसानों के लिए किए गए आर्थिक प्रावधान और विकसित भारत के लिए किया गया पूंजीगत निवेश उम्मीदों को जगाने वाला साबित हो रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जबलपुर आगमन हुआ। उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में पश्चिम मध्य रेल जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय सहित रेल अधिकारियों से मुलाकात की और विंध्य क्षेत्र के रेल विस्तार को लेकर चर्चा की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जबलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पश्चिम मध्य रेल जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान एक बैठक में उप मुख्यमंत्री ने रेल अधिकारियों से विंध्य क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर चर्चाएं की। उन्होंने इस दौरान रीवा सिंगरौली मेन लाइन, सीधी सिंगरौली रेल लाइन के सुदृढ़ीकरण में आ रहे अवरोध, गोविंदगढ़ और सीधी रेल लाइन, कटनी चौपन रेल डबलिंग के साथ ही रेल विस्तार के लिए भू अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि रेलवे और एयरपोर्ट इंडस्ट्री को आकर्षित करते हैं, अतः इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इस विषय को लेकर जल्द से जल्द एक बैठक करने की बात कही। मैंने उस समय तो मुझे याद नहीं, बाद में फिर वो कर्नाटक वाले विद्याचरण जी और खुली है अप्रैल 93 में, तो डेट भी याद है। जाफर शरीफ जी रहे रेल मंत्री तो मुझे याद नहीं है सर। एक बार माधवराव सिंधिया आए, अर्जुन सिंह शायद सीएम थे, केंद्रीय मंत्री थे। उप मुख्यमंत्री ने जबलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार के बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह बजट संतुलित और विकास को गति देने वाला बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है कि बजट बहुत ही संतुलित होता है, विकास को गति देने वाला होता है, गरीबों के कल्याण का होता है, अधोसंरचना को मजबूती देने वाला होता है। तो इसलिए इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला और गरीबों को राहत देने वाला बहुत ही संतुलित बजट देश की जनता को देखने को मिलेगा। जबलपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अनेक कार्यक्रमों और बैठकों में भी शामिल हुए। नगर निगम में आर्थिक कंगाली का आलम है। सत्ता और विपक्ष मिलकर प्रदेश सरकार से अनुदान की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि रुके हुए कार्यों के लिए प्रदेश सरकार से फंड की मांग की गई है। नगर निगम में आर्थिक तंगी का आलम है। पार्षद मद के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ई नगर पालिका पोर्टल बंद रहने से राजस्व की आवक बंद है। ऐसे में नगर सत्ता और विपक्ष मिलकर प्रदेश सरकार से विशेष अनुदान की मांग कर रहे हैं। महापौर पूर्व में ही मुख्यमंत्री से 5,000 करोड़ रुपए अनुदान की मांग कर चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके द्वारा भी प्रदेश सरकार से फंड प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जब थोड़ा फंड की कमी आई तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से बात की है और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के पास भी इस बात की जानकारी है और हम लोगों ने दिए हैं, तो उन्होंने भी प्रयास किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पैसे की कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं जबलपुर में, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं तो जबलपुर को एक महानगर बनाने की कोशिश की है। बहरहाल आर्थिक तंगी के चलते अधिकांश विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। देखना बाकी है कि कब तक गाड़ी वापस पटरी पर आ पाती है। ई नगर पालिका पोर्टल में अब तक पूरी तरह सुधार नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। इस माह भी ऑफलाइन ही वेतन भुगतान की संभावना है, जिसमें वक्त लग सकता है। कर्मचारी परेशान है। नगर निगम में कर्मचारियों का वेतन और पेंशन मिलाकर करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान ई नगर पालिका पोर्टल के जरिए होता है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से पोर्टल में आई गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस महीने भी ऑफलाइन वेतन भुगतान कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सैलरी आज बन रही है, होपफुली कल परसों तक हो जाएगी। टोटल कितना अमाउंट रहता है इसमें? देखिए, यदि अकेली हम सैलरी देखें तो 9 करोड़ समथिंग सैलरी बनती है और उसमें कटौती और पेंशन वगैरह सब मिला के 15 करोड़ का भुगतान करते हैं। 30 तारीख आने का रहता है। हाँ, पोर्टल बंद चल रहा है, उसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। आज कल में सैलरी विलंब से हो रहे वेतन भुगतान के कारण निगम कर्मी परेशान हैं।
विभिन्न सेक्टरों और औद्योगिक संगठनों में आगामी 16 फरवरी 2024 को घोषित हड़ताल को आशा वर्कर्स ने भी समर्थन दिया है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों राष्ट्रीय फेडरेशन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी 2024 को होने वाली हड़ताल का आशा उषा सहयोगियों ने भी समर्थन किया है। मंगलवार को आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान कराए जाने सहित अन्य मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखा। अगर हमने आपको जितने ज्ञापन दिए हैं, आपने उन समस्याओं का समाधान कभी नहीं कराया। हमने आपको लिखित बताया कि बजट में कहां से कहां बजट आया है और उसके बाद हमको कितनी राशि मिली है, लेकिन आज तक हमारा निराकरण नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग इसी समस्या को पुनः लेकर आए हैं क्योंकि फरवरी में बजट पेश किया जाता है। हमें हमारा पूरा बजट दिया जाए। जिम्मेदार जो भी अधिकारी इस बजट में गोलमाल करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सभी अधिकारियों को हटाया जाए। हमें नए अधिकारियों से हमारा नया भुगतान दिया जाए और हमें एक एक राशि दी जाए, जिससे हम सरकार के जो भी कार्य घर घर तक करते हैं पूर्णतः ईमानदारी से जब हमें हमारे पूरा भुगतान मिलेगा तो हम उसे बहुत अच्छे से सफल बनाएंगे। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी वह अपनी मांगों से शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। स्नेहनगर में महिलाओं ने हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सौभाग्य का प्रतीक हल्दी कुमकुम दिया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। महिलाओं ने बताया कि भारतीय संस्कृति में हल्दी कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिलाओं को हल्दी कुमकुम दिया गया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एकत्रित और संगठित करना था। स्नेहनगर इंदिरा गार्डन उद्यान की तरफ से महिलाओं की तरफ से हल्दी कुकू का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने हल्दी कुकू में सुहाग का सामान का वितरण, हाउजी, फन गेम तथा नाश्ता का आयोजन किया गया है और सभी महिला मिलके वो कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हल्दी कुकू का आयोजन करना और सबको इकट्ठा करना। हल्दी कुकू में हल्दी कुकू का कार्यक्रम सौभाग्य का प्रतीक है, उस कार्यक्रम का भी आयोजन चल रहा है। उसके बाद हम लोग हाई टी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और सबका आभार व्यक्त करेंगे। समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय और दहेज प्रथा की समाप्ति के उद्देश्य को लेकर जबलपुर सेन समाज इस वर्ष भी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। आगामी 4 फरवरी को सिटी बंगाली क्लब में यह सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वरिष्ठ जनों ने बताया कि समाज वर्ष 2000 सामाजिक कार्यक्रम लगातार करता आ रहा है। समाज के द्वारा 65 आदर्श विवाह भी संपन्न कराए गए हैं। इस वर्ष परिचय सम्मेलन में भी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और इस सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराएंगे। आज 87 वर्षों से जबलपुर सेन समाज जबलपुर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते आ रहा है। इसी कड़ी में हर साल जुलाई के महीने में जबलपुर सेन समाज जबलपुर प्रतिभावान छात्रों को सम्मान देता है और विगत 22 वर्षों से ये परिचय सम्मेलन होता है। इसका अच्छे परिणाम मिले हैं। कई घर, कई वर वधू को अपने जोड़ी मिल गए हैं और जबलपुर सेन समाज जबलपुर के द्वारा 65 आदर्श विवाह अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पर जो कोई भी गरीब अपने बच्चों को विवाह नहीं करा सकता है, जबलपुर सेन समाज जबलपुर उनकी शादी कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी तक 65 शादियाँ आदर्श विवाह करा चुके हैं। और जबलपुर सेन समाज जबलपुर सन 2001 से युवक युवती परिचय सम्मेलन करता आ रहा है। ये हमारा 23वां युवक युवती परिचय सम्मेलन है। 4 फरवरी 2024 को सिटी बंगाली क्लब कांस्टेंट चौक जबलपुर में है। अभी तक हमको जो गति परिणाम मिले हैं वो असातीत परिणाम मिले हैं। हम हर साल कार्यक्रम करते हैं और उसमें
150 अभी तक हमारे पास 50 बायोडेटा आ गए हैं और 150 बायोडेटा आने की और उम्मीद है। रानीताल स्थित पेट्रोल पंप पर बीती रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। विवाद का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। रानीताल क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर बीती रात गुंडों ने जमकर आतंक मचाया। पेट्रोल भरवाने के पैसों के लेन देन के विवाद के बाद बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर टूट पड़े। बदमाशों ने न सिर्फ पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट की बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जाता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार युवक रानीताल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे, जहां पेट्रोल भरवाने के बाद उनका पैसों को लेकर कर्मचारी से विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों को पेट्रोल पंप बुला लिया और पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। पैसे के लेन देन में पेमेंट मांगा लड़का तो गाली गलौज करने लगे और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद पेमेंट देने के बाद आधा घंटे 15-20 मिनट के बाद फिर लड़के बुला के समाज तक 25 से 30 लड़कों को मारपीट बैठ रॉड बल्ला बैस बाट और गाड़ी में आए और समाज तक ने मारने लगे और किसी का सिर फूटा, किसी के आँख के पास लगा, किसी की बहुत चोटें आई हुई हैं और कम से कम 15-20 लड़के थे। 2 लोगों को चोट आई है और जान से मारने की धमकी देते हुए कि अगर फ्री में पेट्रोल नहीं दोगे हम लोगों को तो हम लोग जान से मार देंगे सबको। पेट्रोल भराया और इनने पेटीएम करने को बोला। पेटीएम जैसे हुआ और पेटीएम में दूसरी मशीन से किए तो इन लोग ने फिर किसी प्रकार हुआ, पैसा दिए, फिर ये लोग गए तो कुछ लड़कों को लेके आए। इसके बाद ये मारपीट किए जिसके कारण फिर हम लोग ने रिपोर्ट लिखाया और उनने अभी ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी है। इस मामले में पुलिस ने बलवा, मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और मुख्य आरोपी के साथ ही घटना में शामिल आधा दर्जन लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 3 लोग पेट्रोल भरवाने के लिए गए हुए थे, जिसमें पेट्रोल का पैसा देने के संबंध में कुछ विवाद हुआ और उसके उपरांत इन्होंने एक स्विफ्ट गाड़ी में करीब 7-8 लोगों को बुलवाया और वहाँ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट और वाद विवाद गाली गलौज हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नामजद आरोपी से पूछताछ की गई और अन्य जो 7-8 व्यक्ति थे उन्हें चिन्हित कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। नामजद एक आरोपी है और साथ में अन्य 7 से 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान उक्त वीडियो के आधार पर की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान और मामले की विवेचना कर रही है। कोतवाली क्षेत्र में 2 सगे भाइयों पर पिता पुत्र ने चाकू तलवार से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। कोतवाली बाजार में अमन साहू और प्रतीक साहू नामक 2 भाइयों पर पिता पुत्र अशोक साहू और सुरेंद्र साहू ने तलवार चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों को गंभीर चोट पहुंची। इन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि घायल अमन साहू का आरोपी सुरेंद्र साहू की बेटी से अफेयर था। अमन को सुरेंद्र साहू ने शादी की बात करने घर बुलाया था। अमन अपने भाई प्रतीक के साथ जब सुरेंद्र साहू के घर पहुंचा तो पिता पुत्र ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। आज लगभग 4 बजे के आसपास की बात है। अमन साहू, प्रतीक साहू, ये दोनों भाई हैं। इनकी शुभ साहू और सुरेंद्र साहू ने चाकू तलवार से मारकर गंभीर रूप से घायल किया और इनको इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती किया गया। फरियादी की रोड पर 307 का एक अपराध पंजीबद्ध किया है। कुछ अफेयर संबंधी मामला था। अमन का किसी बच्ची से अफेयर था तो उस पर ये जो विवाद हुआ है। आरोपी अरेस्ट हो गए। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए BTV न्यूज।